Hello everyone, this is Radhika and I welcome you all to Chapter Hunt. In today's session, we will study Geography Class 7, Chapter 3, Our Changing Earth. And if it is your first time here, you know what to do. Hit the subscribe button and also the notification bell to be notified every time I upload videos every Monday and Thursday. So the chapter's name, Our Changing Earth. The name only suggests that in this chapter we will study about the changes happening inside the earth. We know that in our earth some changes are happening continuously. Abhi bhi when we are talking, kuch na kuch change, something or the other is happening, and this will continue for millions of years. And it is because of these changes only that the earth appears the way it is today. So now let's get started with the question and answers from this chapter. The first one, what are लिथोस्फेरिक प्लेट्स. तो पहले मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ, उसके बाद आई विल रीड द आंसर. दैट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट द आंसर इज अबाउट. नाउ our earth crust is divided into lithospheric plates. Let's discuss the name lithospheric. इसको ब्रेक कर दो दो में, litho और spheric. Litho means megalithic. Megalithic का मतलब पत्थर, और स्फेरिकल का मतलब स्फेरिक. स्फेरिक का मतलब समझो गोल चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके चारों तरफ पत्थर की लेयर हो. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? इसका मतलब बात किसके बारे में हो रही है? हमारी अर्थ के बारे में. हमारी अर्थ में व्हाट इज़ इट? इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स अराउंड इट्स सरफेस, और उसको क्या बोलते हैं हम? क्रस्ट. इस लेयर में देयर आर लाइक मैनी लिथिक्स, मैनी मेगालिथिक्स, बहुत पत्थर हैं, इसीलिए वी कॉल इट लिथोस्फेयर. हमारी जो अर्थ की बाहर की जो लेयर है दैट इज़ द क्रस्ट और द लिथोस्फेयर, इट इज़ मेड अप ऑफ इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स. इरेगुलरली शेप्ड का मतलब क्या हुआ? कोई टेढ़ी है, कोई कैसी है, अलग तरह की शेप्स हैं. और जब ये सब प्लेट्स आपस में मिलती हैं तो हमारी अर्थ की क्रस्ट बनती है. वी स्टडीड इन आवर लास्ट सेशन, जब हमने वीडियो किया था इस चैप्टर से पहले, सेकेंड चैप्टर का, व्हाट डिड वी स्टडी कि अर्थ क्रस्ट इज एक्चुअली इन 2 लेयर्स. एक ऊपर की कॉन्टिनेंटल और एक नीचे की ओशनिक फ्लोर. तो मतलब सम प्लेट्स आर कॉन्टिनेंटल, सम प्लेट्स आर ओशनिक, और ये सारी जो हैं दीज मेक द अर्थ क्रस्ट, एंड इनको हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स. Now see, आंसर पढ़ते हैं. The lithosphere is broken into numerous pieces. Numerous मतलब बहुत छोटे छोटे और बहुत सारे pieces में. These big pieces are called lithospheric plates. इनको हम क्या बोलते हैं? Lithospheric plates. The Earth's crust consists of several मतलब बहुत सारे large and small, छोटे बड़े, rigid, irregularly, hard, और अलग अलग शेप के हैं. किसी का भी शेप सेम नहीं मिलेगा आपको, अलग अलग तरह का शेप है. irregularly shaped pieces, या उसको आप प्लेट्स बोलते हैं हम लोग. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth. इस प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है, इसी की वजह से हमारी जो अर्थ के सरफेस में चेंजेस होते रहते हैं. अभी हमने कहा ना कि हमारी अर्थ में चेंजेस होते रहते हैं. क्यों होते रहते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज लिथोस्फेरिक प्लेट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 says हाउ डू द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव. मतलब अब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपने देखा मूव करती हैं, बट नाउ द क्वेश्चन सेज मूव कैसे करती हैं. दीज प्लेट्स दे मूव वेरी स्लोली, इतना स्लो कि एवरी ईयर कुछ मिलीमीटर ही ये हिलती हैं. और दीज प्लेट्स मेक अ मूवमेंट. अगर अब आप सोचो नाउ, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि एक रीज़न आप पूछ सकते हो कि ये प्लेट्स मूव क्यों कर रही हैं, ये रुके क्यों नहीं रहती, थोड़ा ही थोड़ा अगर चलती क्यों रहती हैं. तो इसके लिए आपको मैं समझाती हूँ. इट इज़ नॉट रिटन इन द आंसर, बट एटलीस्ट अगर आप कुछ आंसर लिख रहे हो तो आपको उसका लॉजिक पता होना चाहिए. इसको कैसे समझते हैं? इसमें आप समझो कि हमारी जो अर्थ है उसके नीचे मॉल्टन मैग्मा भरा हुआ है. मॉल्टन मैग्मा क्या होता है? जो ज्वालामुखी से लावा बनकर निकलता है, जो कि एक लिक्विड मटेरियल है. जैसे आप समझ लो, अगर आप ग्लू को पका दो, थिक सा हो जाए, मतलब एक जेली टाइप सा लिक्विड जो फॉर्म होता है, वो हमारी अर्थ के नीचे वो पूरा मॉल्टन मैग्मा भरा हुआ है. अब
जो आर अर्थ, व्हाट इज इट लाइक, हमारी जो अर्थ है वो एक्चुअली किस पे है, एक लिक्विड फॉर्म के ऊपर है। अब ये जो पिघला हुआ फॉर्म है या एक ये जो लिक्विड फॉर्म है, इसके ऊपर अलग अलग प्लेट्स हैं, और ये प्लेट्स क्या है, ये तो सॉलिड हैं। सो व्हाट डज दैट मीन, दिस मीन्स कि जो जितनी भी प्लेट्स हैं, क्योंकि ये एक लिक्विड मटेरियल पे पिघली हुई चीज़ के ऊपर है, इसलिए ये हिलती हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, लिक्विड के ऊपर अगर कोई सॉलिड सी चीज़ अगर रख दी, कोई जेली सा टाइप पर, उसका आप सॉलिड चीज़ रख दो तो वो फिक्स तो नहीं रहेगी ना, वो मूव करती रहती है, वो फिक्स नहीं रह सकती है। सो दिस मीन्स कि जो प्लेट्स हैं दे आर फ्री मूविंग। क्यों, वाई, बिकॉज वो मॉल्टन मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं। ठीक है, सो दिस इज जस्ट आई वांटेड टू एक्सप्लेन आपको, कि आपको अगर समझ में आना चाहिए कि अगर लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव कर रही हैं तो वो क्यों मूव कर रही हैं। नाउ इसका आंसर है, हाउ डू लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव। द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू millimeters each year. Now, why do lithospheric plates move slowly? Now, this question says lithospheric plates चलो अगर move कर रही हैं तो वो slowly move क्यों कर रही हैं? The lithospheric plates move slowly because of the slow movement of the molten magma inside the earth in a circular manner. अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, एक तो वो बात हो गई कि हमारी अर्थ के नीचे मॉल्टन मैग्मा है, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो पिघले हुए फॉर्म में है, उसके ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, तो इसलिए वो फ्री मूविंग है, इसलिए वो मूव करती रहती हैं। अब एक दूसरी बात, जो हमारी अर्थ का जो मॉल्टन मैग्मा है, ये भी अपने आप में मूव करता रहता है, और उसकी मूवमेंट कैसी होती है, सर्कुलर मोशन में। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी अर्थ का जो कोर है, वहाँ से ये जो मैग्मा जब गर्म हो जाता है, ये ऊपर की तरफ आता है। कोई भी चीज़ जब गर्म होती है, इसमें तो साइंस में आपने पढ़ा है, कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ आती है, और फिर जब ये ठंडा हो जाता है मैग्मा, फिर ये क्या करता है, ये नीचे चला जाता है। इस तरह से जो गर्म लेयर ऊपर आई, ठंडी वाली चीज़ नीचे आ गई, तो इस तरह से ये क्या एक मोशन बन जाता है, ये एक सर्कल की तरह घूमता रहता है। इस सर्कुलर मूवमेंट की वजह से ही ऊपर की प्लेट्स में थोड़ी बहुत मूवमेंट होती रहती है। सो दैट इज़ द रीज़न कि बिकॉज आवर मॉल्टन मैग्मा इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, इसी की वजह से जो ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उसमें स्लोली स्लोली मूवमेंट होती रहती है। अर्थ के मूवमेंट्स को आप आपके एनसीईआरटी बुक में एक टैबुलर फॉर्म में भी समझाया हुआ है कि इसकी दो फोर्सेस होती हैं, एक होती है आपका एंडोजेनिक और एक होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, अब इसमें आप पहले अभी समझो कि अर्थक्वेक, एंडोजेनिक में क्या क्या आता है, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, लैंडस्लाइड, बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, एंड एक्सोजेनिक में रिवर्स, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर। आई विल एक्सप्लेन दिस बोथ टर्म्स, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, जब आंसर आएंगे इन डिटेल। What does this question say? What are the two types of Earth's forces? Now, दो तरह की अर्थ की जो फोर्सेस है उसके बारे में एक्सप्लेन करो। इसको पहले हम समझते हैं ना। होता क्या है कि अब ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं और जो ओशनिक प्लेट्स हैं, ये दे आर कीप ऑन मूविंग ना। बिकॉज ऑफ दिस हमारी जो अर्थ का सरफेस है उस पर कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। ये जो होता है, ये फोर्सेस को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज एक्सोजेनिक एंड द सेकेंड इज एंडोजेनिक। एक्सो से मतलब आप याद करो, एक्स मतलब एक्सटीरियर, जो कि मतलब हुआ बाहर। जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। एक्सो एक्सटीरियर समझो बाहर, और एक जेनिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जेनिक मीन्स ओरिजिन। तो ऐसी कोई भी फोर्सेस जो कहाँ पे पैदा हो रही है, जिनका ओरिजिन कहाँ हो रहा है, एक्सटीरियर मतलब बाहर, उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। और एंडोजेनिक मतलब, जेनिक का मतलब वही ओरिजिन और एंडो का मतलब अंदर। ऐसी जो फोर्सेस जो अर्थ के अंदर हो रही हैं उसको बोलते हैं हम एंडोजेनिक। अब इसमें देखो, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ अर्थ्स फोर्सेस? द अर्थ्स मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर मतलब होगा इनसाइड, इंटीरियर अंदर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस। The forces that work on the surface of the earth are called exogenic, और जो बाहर उसके सरफेस पे करती हैं उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक।
Endogenic forces sometimes produce sudden movements. At other times they produce slow movements. Sudden movements are called earthquakes and volcanoes. इसको कैसे समझते हैं? मतलब एंडोजेनिक फोर्सेस का मतलब हुआ these are sudden forces. सडन मतलब अचानक से अर्थ के अंदर कुछ जो जनरेट हो रहा है सडन फोर्सेस, उसको बोलते हैं हम एंडोजेनिक फोर्सेस. जैसे कि अर्थक्वेक एकदम झटके से आ जाता है. लैंडस्लाइड्स क्या होती है? जैसे पहाड़ गिर जाते हैं. या वॉल्केनोज, दैट मीन्स these are the changes on the surface of the earth and they are very slow and sometimes sudden. ये होता कैसे है इसको भी आप समझो. जैसे समझो आपने लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ठीक है. लिथोस्फेरिक प्लेट्स इरेगुलर शेप की हैं, मूव कर रही हैं. एक लेफ्ट से आ रही है समझ लो, और एक टेक फॉर एग्जांपल एक इमेजिनेशन करो, अगर एक लेफ्ट से प्लेट आ रही है, एक ऑपोजिट साइड से प्लेट आ रही है. कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे ये टकरा गई. अब टकराने से क्या हुआ? जोर डला एक दूसरे के ऊपर. इस टकराने से और एक दूसरे का प्रेशर लगने से इसमें क्रैक आ गया. क्रैक समझते हो ना? दरार आ गया, एक क्रैक पड़ गया इसके अंदर. अब इससे क्या होगा? पूरे एरिया में जहाँ पे वो क्रैक हुआ वहाँ पे प्लेट्स टूटेंगी. अब अगर आप सोचो प्लेट टूटेगी तो उसका जो डेब्री है, जो मलबा समझो आप, वो क्या होगा? वो इकट्ठा होने लग जाएगा और इकट्ठा होके ये ऊपर आने लगता है. ऊपर आते आते ऐसा इट टेक्स लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर दिस प्रोसेस टू गो ऑन. और ऐसे जब भी कभी भी कोई प्लेट टकराएगी, टकराने से प्रेशर डलेगा, प्रेशर डलने से उसकी उस जगह पे क्रैक हो जाएगा, एक दरार आ जाएगी और उस एरिया में, पूरे एरिया में प्लेट्स टूटती रह जाती हैं, मलबा इकट्ठा होता रहता है और ये मलबा जो है ये ऊपर आता रहता है. और ऐसा इतने सालों में, बहुत सालों में लगते करते क्या हो जाता है? माउंटेन्स बनने लग जाते हैं. और इसको आपने अपने बुक में देखा होगा, एक वर्ड लिखा हुआ है, वी से दिस डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस. ना डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस मीन्स जो कि आपका माउंटेन्स बिल्ड करते हैं और ऐसे माउंटेन्स आपके बनते हैं. सो माउंटेन्स को बनाने का काम करते हैं ये. नाउ आपको पता है, डू यू नो दिस, दैट एवरी ईयर दीज माउंटेन्स बेशक कुछ मिलीमीटर ही सही ये ऊंचे होते रहते हैं. क्योंकि वाई? बिकॉज पहाड़ कैसे बनते हैं? इन प्लेट्स के मिलने से, टकराने से. और ये प्लेट्स जब भी मिलेंगी, टकराएंगी, गिरेगा और कुछ ना कुछ इसमें बढ़ता ही रहेगा. बट दिस मूवमेंट इज़ वेरी स्लो, बहुत धीरे है. वाई? बिकॉज ये सारा कुछ जो हो रहा है ये अर्थ के नीचे चलता जा रहा है. सो इस तरह से वी गेट एन एक्सप्लेनेशन कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं. और आपको समझ में आया कि जो एंडोजेनिक फोर्सेज हैं ये हैं जो सडन फोर्सेज. इसके एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो जो कि अर्थक्वेक और वॉल्केनोज. What is a volcano? अब volcano क्या होता है और उसके various parts. तो पहले पढ़ते हैं. जैसे a volcano is a vent or a hole in the earth's crust through which molten material erupts suddenly. इसके क्या parts हैं? Lava. The magma that comes to the earth's surface is called lava. Vent, it is an opening from which hot magma flow out to the surface of the earth. Magma chamber. It is here that the hot magma is stored beneath a volcano. Crater. The top of a volcano has a funnel-shaped depression which is called a crater. अब volcano क्या होता है? Volcano का मतलब होता है it is a vent in the earth's crust. Vent का मतलब क्या हुआ? Opening. इसमें से जो है वो मॉल्टन मैग्मा निकलता है और अर्थ के सरफेस पे आता है. मतलब हमारी जो अर्थ के क्रस्ट में जो होल है, जो सुराख होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनो. ठीक है. अब ये वॉल्केनो का क्या हुआ कि व्हेन दिस जो आपका लावा जो बाहर निकलता है, जिस होल से निकलता है, उसको हम बोलते हैं वॉल्केनो. और क्रेटर, व्हाट इज़ क्रेटर? क्रेटर का मतलब हो गया जो कि बिग होल्स हैं, जो बड़े होल हैं, इसमें से अगर एशेस और गैसेस बाहर निकलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर. तो इसके सारे पार्ट्स आपको समझ में आ गया. लावा, वेंट, मैग्मा चेम्बर और क्रेटर. क्रेटर जो बिग होल हो गया जिसमें से कि आपकी गैसेस और एशेस बाहर की तरफ निकलेंगे, उसको हम बोलते हैं क्रेटर. ठीक है. What are earthquakes? Write about them. अब अर्थक्वेक का मतलब क्या हुआ? अर्थक्वेक का है कि जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे, अर्थक्वेक्स कैसे होते हैं? आप पहले इसको, आई जस्ट गिव यू एन एक्सप्लेनेशन, देन आई रीड द आंसर फॉर यू. अर्थक्वेक क्या है? अर्थ के क्रस्ट के नीचे
जब प्लेट्स हिल रही हैं, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि ये आपस में टकरा गई, टकराती भी हैं या जैसे एक दूसरे को टच करके भी निकलेंगी ना, तो कहीं कहीं साइड से वो घिसने लग जाती हैं। इसके वजह से, इस टच होने की वजह से, टकराने की वजह से, या वो साथ साथ चल रही हैं तो उसकी में जो जो घिस जाती हैं वो जो प्लेट्स जो हैं, इसके वजह से ड्यू टू दिस एक सिस्मिक एनर्जी निकलती है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस आपका जो ये हिलने की वजह से, टकराने की वजह से सरफेस ऑफ अर्थ पे ये सेस्मिक एनर्जी निकली, और इस सेस्मिक एनर्जी की वजह से हमारी जो सरफेस ऑफ अर्थ है उस पे भी आपको मूवमेंट फील होगी। और जब आप ये मूवमेंट फील करते हो कि आपको लगता है कि हाँ अर्थ थोड़ा सा हिली या मुझे कुछ मूवमेंट लगा, उसे बोलते हैं हम अर्थक्वेक। अर्थक्वेक या क्या मतलब हुआ, अर्थ की कोई एक वाइब्रेशन आपने फील करी। इस तरह से आपका अर्थक्वेक का प्रोसेस होता है। अब अर्थक्वेक में अगर आपको दो मेन आपको इसमें टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ती है, फोकस और एपिसेंटर। अब फोकस क्या होता है, फोकस क्या है, बिल्कुल हमारी क्रस्ट के अंदर है, इट इज़ इनसाइड, क्रस्ट के अंदर होता है, और इधर से ही सिस्मिक एनर्जी निकलती है। मतलब ये ओरिजिन यहाँ से करती है सिस्मिक एनर्जी, कहाँ से, फोकस से, ठीक है। फोकस के बिल्कुल ऊपर एक जो पॉइंट है, बिल्कुल फोकस के ऊपर, उसको बोलते हैं हम एपिसेंटर, ठीक है। दैट मीन्स फोकस के ऊपर ऑन द अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट पे जो पॉइंट है वो होता है एपिसेंटर, एंड इट इज़ द वेरी डेंजरस, सबसे डेंजर जो होता है, इट इज़ द डेंजरस्ट पॉइंट इट इज़ एट द एपिसेंटर। और सिस्मिक जो वेव्स हैं वो एपिसेंटर से होती हुई जो आसपास के एरिया में फिर स्प्रेड होती हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स आसपास के एरिया में ये फैलने लग जाती है। नाउ इस एपिसेंटर के जो सबसे पास वाला पॉइंट है वहाँ ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगी, जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। सो इसका मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक है, इट डिक्रीजेज एज यू गो अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। फोकस कहाँ होता है, फोकस होता है क्रस्ट के आपके अंदर, नीचे, क्रस्ट के नीचे जहाँ से सिस्मिक एनर्जी ओरिजिनेट होती है। फोकस के बिल्कुल ऊपर क्रस्ट पे, ऑन द अर्थ क्रस्ट, फोकस हो गया इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और एपिसेंटर कहाँ है, इट इज़ ऑन द अर्थ क्रस्ट। फोकस के बिल्कुल ऊपर एपिसेंटर, सबसे रिस्क पॉइंट, सबसे डेंजरस पॉइंट कौन सा है, एपिसेंटर पे, ठीक है। और एपिसेंटर से जो पास का जो एरिया, वहाँ एपिसेंटर से जो वाइब्रेशंस हैं वो आसपास एरिया में फैलती जाएंगी। मतलब ये जो वाइब्रेशंस है ट्रैवल्स आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ फैलती हैं, कैसे, वेव्स की फॉर्म में, ठीक है। और लास्ट हमने क्या समझा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक है वो कम होती जाएगी, डिक्रीजेस मतलब कम होती जाएगी जितना जितना आप एपिसेंटर से दूर जाते जाओगे, ठीक है। अब आंसर पढ़ो। Earthquake, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrate. अभी हमने समझा ये, these vibrations travel all around the earth and these vibrations are called the earthquake or the vibrations, ठीक है। Now इसमें दो terminology, write about them. Focus, the place or the point in the crust where the movement starts is called the focus. मतलब जहाँ से seismic energy origin करती है, start होती है, उसको बोलते हैं focus. And epicenter, the place or the surface above the focus, focus एपिसेंटर कहाँ पे हुआ, फोकस के बिल्कुल ऊपर, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ फैलती हैं फ्रॉम द एपिसेंटर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ग्रेटेस्ट डैमेज अकर्स क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। आई होप द आंसर इज क्लियर। What are the three types of earthquake waves? earthquake waves को कि आप 3 टाइप्स हैं उसको बताओ। ये जो है देखो, ये एक्चुअली जो है दिस इज़ 11th जोग्राफी में, इट इज़ गिवन इन डिटेल, बट अभी फॉर योर क्लास 7 लेवल जस्ट लर्न द नेम्स। P waves or longitudinal waves, S waves or transverse waves and L waves or the surface waves. P longitudinal, इसको हम P से प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, और S वेव्स और द ट्रांसवर्स वेव्स, इसको हम लोग सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं, एंड द थर्ड वन इज L और दैट मीन्स द सरफेस वेव्स, ठीक है। Now, next, coming to our next question, how can we minimize the impact of an earthquake? Minimize मतलब कम कैसे कर सकते हैं हम earthquake का impact? Earthquake cannot be predicted.
you cannot predict an earthquake, आपको नहीं पता लग सकता है. So their impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. तो हमें पता होना चाहिए कि अगर earthquake आ जाए तो आपको क्या क्या preparedness करनी है, उसी से ही आप इसका impact कम कर सकते हो. Now, give an account of some common earthquake prediction methods adopted locally by the people. अब देखो scientifically there is nothing proven कि earthquake को पहले से predict करा जा सकता है, but locally कुछ लोगों ने जैसे एक कुछ predictions करी कि अगर ऐसा हो तो earthquake होने के chances होते हैं. इसमें क्या है देखो, some of the common earthquake prediction methods adopted locally by the people are wild animal behavior, agitated fish in the पॉन्ड्स. एजिटेटेड का मतलब जैसे बेचैन हो जाना, ठीक है, वो वाला कि फिशेस थोड़ी सी परेशान होने लग जाती हैं पॉन्ड्स में. स्नेक्स कमिंग आउट टू द सरफेस फ्रॉम देयर होल्स. एनिमल्स ट्राइंग टू अनटाई देमसेल्व्स एंड रन अवे. बर्ड्स लीविंग देयर नेस्ट एंड बिगनिंग टू चैटर लाउडली. ज़ोर ज़ोर से बर्ड्स की आवाज़ आने लग जाती है. स्नेक्स अपने मतलब बिल से बाहर आने लगते हैं. मतलब एक है कि पीपल हैव प्रिडिक्टेड थ्रू स्टडी ऑफ द एनिमल बिहेवियर. एज यू डोंट हैव एनी, कोई ऐसा मशीन नहीं है जो कि अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन कर सकेगा. इट इज़ ओनली कि लोगों ने थोड़ा सा ये जो एनिमल बिहेवियर से कुछ अपनी प्रिडिक्शंस लगाई कि अगर ऐसा हो तो अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं. Now, what is seismograph? How is the magnitude of an earthquake measured? Now, an earthquake is measured with a machine. It is called seismograph. The magnitude of the earthquake is measured on Richter scale. An earthquake of 2 or less is felt only a little. An earthquake over 5 causes damage from things falling. A 6 or higher magnitude is considered very strong and 7 is classified as a major earthquake. So seismograph, ये नेम कहाँ से आता है? देखो, सिस्मिक एनर्जी से ही निकलता है ये नाम. जैसे कि जो सिस्मिक एनर्जी जब प्लेट्स टकराती हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स एक दूसरे से टक्कर खाती हैं, मिलती हैं, तो उसमें से सिस्मिक एनर्जी निकलती है. और उस सिस्मिक एनर्जी को मेजर करने का जो आप हमने उसको नाम दिया, उसको बोला सिस्मोग्राफ. और ये जो मशीन है, व्हाट डज इट डू? इट मेक्स अ लाइन, एक लाइन सी शो करती है विच टेल्स अस अर्थ कितना मूव करी. नाउ दिस डेटा इज मेड इनटू अ स्केल. इस डेटा को फिर एक स्केल में कन्वर्ट करा जाता है कॉल्ड रिश्टर स्केल, जिसमें 0 से 10 तक के डिजिट्स होते हैं. और फिर इससे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं. अगर 2 है तो हम कहते हैं हल्का है, जस्ट लाइक ना थोड़ा सा फीलिंग होता है, लिटिल बिट. अगर इंटेंसिटी 5 है तो चीज़ें गिरने लग जाती हैं. पेंटिंग्स अगर वॉल पे लगी हैं तो वो गिरने लग जाती हैं. 6 and 7 दैट इज़ लाइक मैसिव मास डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा लॉस होता है. इफ़ यू रिमेंबर जो भुज में अर्थक्वेक आया था, इट वाज 6.9. इट वाज टेरिबल, इट वाज वेरी बैड, मैसिव लॉस हुआ था उस अर्थक्वेक में. सो दैट मीन्स आपको ये याद रखना है कि 6 और 7 का अगर अर्थक्वेक गॉड फॉरबिड अगर होता है तो दैट कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन. Now, write an account on earthquake preparedness. अब अगर earthquake अगर आ जाए तो आपको पहले से क्या preparedness होना चाहिए? When an earthquake strikes, we should do the following. Safe spot. Under safe मतलब आपको एक safe spot ढूंढो, जैसे कि under a kitchen counter table or desk, against an inside corner or a wall. Stay away. कहाँ से stay away रहना है आपको? From the fireplaces, areas around chimneys, windows that shatter, जो आवाज़ें कर रही हैं, कांच की होंगे, वो ब्रेक होगी तो आपको लगने के चांसेस हैं, including mirrors and picture frames. तो be prepared. और last, be prepared. Spread awareness amongst your friends and family members and face एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली. मतलब आपको क्या करना है? सेफ स्पॉट. सेफ स्पॉट का मतलब हो गया कि आप एक, सबसे पहला होता है कि एक ओपन स्पेस में चले जाओ. से इफ़ यू आर आउट ऑफ द हाउस, बट इफ़ यू आर इन द हाउस, अगर आप घर के अंदर ही हो तो सबसे आप उसमें आप सेफ स्पॉट ढूंढो. सेफ स्पॉट हो सकता है जैसे कि आप एक कॉर्नर पे हो जाओ, हो सकता है छत गिर जाए, तो ढूंढो ऐसा कोई किचन का काउंटर, किचन के नीचे, काउंटर के नीचे, टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे. और अगर कुछ भी नहीं है, इन द वर्स्ट ऑफ केसेस, लाइक नेवर स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द रूम. सेंटर ऑफ द रूम में क्या होता है कि आप कहीं से ऊपर से कुछ गिरने का डर होता है कि इसलिए आपको लगता है कि आपको हमेशा से स्टैंड एट द कॉर्नर. क्यों बोलते हैं कॉर्नर? कि वहाँ पे पिलर्स होते हैं, आपको एक कॉर्नर में आपको बच जाओगे, कुछ आपके ऊपर नहीं गिरेगा. और स्टे अवे फ्रॉम आपको पता लग गया फायर, चिमनी, कांच की जो खिड़कियाँ हैं वो टूट सकती हैं, आपको चोट लग सकती है, तो उससे आपको दूर रहना है.
बी प्रिपेयर्ड मतलब क्या हो गया कि आपको अवेयरनेस, यू हैव टू बी लाइक, आपको डिजास्टर प्रोन एरिया से दूर रहना चाहिए और आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर किसी को भी बाय चांस मतलब गॉड फॉरबिड कोई दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आए, फेस इट कॉन्फिडेंटली, देन आपका कोई भी प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन निकल जाता है। सो ये आपको समझ में आ गया, राइट एन अकाउंट ऑफ अर्थक्वेक का प्रिपेयर्डनेस। सो विद दिस वी फिनिश्ड डिस्कसिंग क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू endogenic forces. So stay tuned to part 2 video of this chapter, because usme we will cover question and answers related to further subtopics from this chapter. If you found this video helpful, share it with your friends and make sure to hit the like button. I'll see you soon in my next session. Do take good care of yourself. Bye bye.